जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी हैं। आज फिर से हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की, टीएमसी की और ममता बनर्जी की। जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहा था तो कहा यह जा रहा था कि ममता बनर्जी अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन आज जो वो लड़ाई लड़ रही हैं वो अब सर्वाइवल का मामला बन गया है। यानी उनकी पार्टी जिस तरह से बिखर रही है, संभाले नहीं संभल रहा है। तो अब जो बचे खुचे लोग बच गए हैं सर ममता बनर्जी के साथ, उन्हें भी क्या रोक पाएंगी वो? अब मुझे नहीं लगता, अब जो होना था वो हो चुका है। उनके हाथ से जो विधायक दल है वो भी चला गया है, उनके हाथ से जो संसदीय दल है वो भी चला गया है, और नाम भी ऐसे ऐसे चौंकाने वाले हैं ना, क्योंकि मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ सयानी घोष का। ये वही सयानी घोष हैं जो जादवपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2021 में तृणमूल कांग्रेस के में आई थी, और टॉलीवुड की यानी कोलकाता में जो बांग्ला सिनेमा है उनकी बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, गायक हैं, परफॉर्मर हैं, बहुत कुछ है वो। आप याद कीजिए जब उनकी सबसे ज़्यादा रील्स पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर वायरल हुआ करती थी, और उनका वो गीत जिसमें उन्होंने कहा था दिल में है काबा और आंखों में मदीना, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि विशुद्ध रूप से मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए सयानी घोष ये गा रही हैं। ये वही सयानी घोष है जिन्होंने राघव चड्ढा के जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के फैसले पर कहा था कि मैं चड्ढा नहीं जो चड्डी हो जाऊंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कहा था। लेकिन आपको पता है ना, जब जहाज डूब रहा है तो कौन कहाँ जाएगा। अब मुझे ये लगता है कि वैसे भी पश्चिम बंगाल के अंदर वेंडेटा पॉलिटिक्स बहुत चलती है, इन लोगों में डर भी होगा, लेकिन आश्चर्य मुझे उस 19 नामों में किसी पर आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे यूसुफ पठान के नाम पर आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर आश्चर्य नहीं हुआ। दोनों इसी बार पहली बार चुनाव जो है वो लड़े थे 2024 में, और पहली बार सयानी घोष भी लड़ी थी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य सयानी घोष को लेकर हुआ है। ये वही सयानी घोष हैं जो ममता बनर्जी के साथ साथ चला करती थी। अभी जो रिसफल हुआ उसके अंदर भी सयानी घोष को एक जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सयानी घोष ममता बनर्जी से दूर जा रही हैं। इसके संकेत उसी दिन मिल गए थे जिस दिन ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर एक धरना दिया था, और उस धरने के अंदर 3 सांसद और 7 विधायक पहुंचे थे, और आश्चर्यजनक रूप से सयानी घोष उसके अंदर में नहीं थी। पिछले 48 घंटे का आपको घटनाक्रम बता दूं, बहुत लोगों ने सयानी घोष तक पहुंचने की कोशिश की। खबर यह है कि वो दिल्ली के अंदर है, खबर यह भी है कि उन्होंने खुद व्यक्तिगत तौर पर इस चिट्ठी के अंदर हस्ताक्षर किए थे। पहले यह भी खबर आ रही थी कि शायद काकोली घोष दासीदार के पास 19 सांसद ना हो, लेकिन अब तो 19 के 19 नाम आ गए हैं। तो सबसे आश्चर्य अगर किसी एक नाम को लेकर हुआ है तो सयानी घोष, चड्डा नहीं चड्डी, काबा और मदीना, और ममता को भविष्य का पीएम, और साथ ही साथ ये कहना कि ममता बनर्जी क्या कोई उत्तराधिकार ले सकती है। सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा होती थी कि ये तो ममता जी की तरह लड़ाका है, देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलती है। त्रिपुरा में अंदर भी हो गई थी क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कॉर्नर मीटिंग के सामने जाकर बोल दिया था खेला हो वे, वहां पर वाकई उनके साथ खेल हो गया था, FIR रजिस्टर हुई थी, और कुछ समय के लिए सयानी घोष को जो है वो जेल के अंदर भी रहना पड़ा था। तो होता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि जो है वो चाय के अंदर मीठा कम डालना चाहिए, डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। सयानी घोष का एग्जाम्पल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि राजनीति में लोग कितने अवसरवादी होते हैं। संबंधों की, किसने आपको ब्रेक दिया, ऐसी किसी चीज़ की इनके लिए कोई कीमत नहीं है। ये सब लोग जो है वो जो कहते हैं ना चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है, तो डूबते सूरज के साथ कोई नहीं रहना चाहता। हाँ, लेकिन सयानी घोष ने यह साबित कर दिया कि वाकई राजनीति बहुत निष्ठुर होती है, राजनीति बहुत जो है लोग बहुत व्यवहारिकता के हिसाब से इसको लेकर डिसीजन करते हैं। और ममता बनर्जी को किसी एक नाम को देखकर, और अभिषेक बनर्जी को किसी एक नाम को देखकर सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ होगा तो वो सयानी घोष है। लेकिन कोई कारण तो रहा होगा, अगर एक साथ इतने MPs जा रहे हैं, 20 के बारे में कहा जा रहा है, 19 के नाम आ गए हैं, इतने सारे MLAs चले गए, पार्षद चले गए, तो अगर सारे के सारे अगर इस तरह से जा रहे हैं तो कोई कारण तो होगा। नहीं, कारण तो है, ऐसा नहीं है कि कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि ममता बनर्जी बुरी तरह से हार गई हैं, और दूसरा बड़ा कारण यह है कि वो लोग अभिषेक बनर्जी को लेकर नाराज थे। ये बात बिल्कुल तय है, अभिषेक बनर्जी को लेकर इस तरह की शिकायतें और इस तरह की बातें आपको पार्लियामेंट में भी सुनने को मिल जाती थी, पश्चिम बंगाल के अंदर भी सुनने को मिल जाती थी। तो ये तो स्थिति है ही।
फिर बाद में आपको पता है ना, ये सयानी घोष ही कहती थी कि बीजेपी के पास तो वॉशिंग मशीन है, उसी वॉशिंग मशीन में सयानी घोष खुद आ गई हैं, खुद धुलना चाहती हैं। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि कुछ मामलों में उनसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी केंद्र की पूछताछ भी कर चुके हैं। आपको पता है टॉलीवुड की वो अभिनेत्री हैं, हो सकता है कि उनके भी कई ऐसे राज हों जो सामने आने से सयानी घोष को आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है या दिक्कत हो जाए। और हाँ, अगर आप सत्ताधारी पार्टी के साथ दिल्ली के अंदर रहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ऋतुव्रत बैनर्जी की कोलकाता में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन टीएमसी के 19 सांसदों की लोकसभा में ज़रूरत सरकार को पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी के खुद के अभी जो है 240 विधायक है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बागी गुट के तौर पर मान्यताएं तो इनको मिल जाती है, और मान्यता इस आधार पर मिलेगी कि कौकुली घोष जो है अभी भी पार्टी की चीफ व्हिप है टेक्निकली, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी ने उनको हटाने का लेटर दिया था, लेकिन अभी भी लोकसभा के कागजों के हिसाब से काकोली घोष ही चीफ व्हिप है, तो वो सांसदों के बारे में जो चाहे वो निर्णय कर सकती हैं। और इसी के चलते जो है इस मामले के जो लीगल स्क्रूटिनी है वो बेहद कमजोर हो जाएगी। मुझे लगता है कि जैसे आप देखिए, दो बड़े सहयोगी दल अगर हम बात करें तो एक जेडीयू है और एक जो है वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, लेकिन इन दोनों के सांसद से ज्यादा टीएमसी के सांसद हो जाएंगे 19 मेरे ख्याल से। अगर 19 के तो नाम आ गए ना, 19 ही होंगे, 19 ही होंगे, क्योंकि जो दल बदल कानून है उसके हिसाब से 18.4 चाहिए 66% के लिए। टोटल 29 जो है वो लोग जीत कर आए थे, जिसमें से एक का देहावसान हो गया, उसके बाद अब 28 सांसद बचे हैं। तो ऐसे में 19 सांसदों की जरूरत है, जो इस लिस्ट के बाद पूरी हो गई है। तो ममता बनर्जी का एक बयान मुझको याद आ रहा है। ममता बनर्जी ने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पर 272 का खुद का अपना मैजिक फिगर नहीं है बीजेपी के पास, तो क्या पतली गली वाला कोई रास्ता निकाल के बीजेपी 272 तक पहुँचने की कोशिश करी, ताकि वो जो दो सहयोगियों की वैसाखी है उससे मुक्ति पा सके? मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ये करना चाहेगी, या होता भी है तो मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो जो है समुद्र है, वो आते जाते कई नदियों को, कई फ्लोज को और कई झरनों को अपने अंदर समा सकती है, इतनी ताकत तो उसके अंदर है। लेकिन अलायंस भी बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए नीतीश कुमार क्यों छोड़ के जाएंगे, उनके बेटे निशांत कुमार जो है वो वहाँ पर मंत्री हैं, उनके केंद्र के अंदर मंत्री हैं। चंद्रबाबू नायडू पिछली बार जब बीजेपी को छोड़कर गए थे, सत्ता से बाहर हो गए थे, जगनमोहन रेड्डी ने सरकार बनाई थी। तो चंद्रबाबू नायडू को राज तो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो झालमुड़ी बनाकर प्रधानमंत्री को भारत मंडपम के अंदर खिला रहे हैं, जहां 12 साल सरकार के पूरे हुए। तो मुझे नहीं लगता, हाँ ये जरूर है कि कल मैं बिल्कुल टॉप मोस्ट सोर्सेस की बात करता हूं, सरकार परिसीमन बिल को लाना चाहती है, और परिसीमन बिल लाने के लिए उसे अतिरिक्त सांसदों की जरूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है कि उसको मैनेज करने के लिए सरकार लगी हुई है। और ये 19 सांसद भी उसमें एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होंगे। डीएमके के 22 बोलिए मत, क्योंकि डीएमके भी जो है मुद्दों के आधार पर समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को दे सकती है। क्या दोनों का कोई अलायंस हो सकता है? मुझे इस बात की संभावना नहीं लगती है, क्योंकि डीएमके सनातन के मुद्दे पर बहुत आगे जा चुकी है। ऐसा नहीं कि बीजेपी और डीएमके का अलायंस पहले नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर तो था। मोरासली मारन खुद जो है मंत्री हुआ करते थे अटल जी की सरकार के अंदर। लेकिन अब मुझे लगता है कि डीएमके के साथ मुद्दों पर आधारित समर्थन तो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डीएमके किसी भी तरह से सरकार की या एनडीए की सहयोगी बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी उसको अपने अंदर लेने के लिए अफोर्ड भी कर पाएगी। अब एक सवाल ममता बनर्जी के बारे में, पहले से भी 2 दिनों से चर्चा चल रही है, और आज भी ये चर्चा बहुत तेज हो रही है कि हाँ ममता बनर्जी कांग्रेस में वापस जा सकती हैं। क्या विलय की कोई संभावना दिखती है आज की खबरों के अनुसार? ये हाँ, बिल्कुल सही है। आज तो काफ़ी जगह, और मुझे ये लगता है कि ये कांग्रेस सूत्रों से खबर आई है, क्योंकि आप देखिए कोई भी पॉलिटिकल अलायंस होता है तो इस आधार पर होता है कि किसको क्या फ़ायदा और किसको क्या नुकसान होगा। आप मानते हैं ना? मुझे बताइए कि चलिए मैंने फर्ज करके तौर पर मान लिया, हालांकि ये मेरा मानना है कि कांग्रेस सूत्रों की खबर है। कांग्रेस को लगा होगा बहती गंगा में हम हाथ धो लेते हैं, हमको भी लोग कहने लगेंगे देखिए ममता जी आपके यहाँ शामिल होना चाहती थी, नहीं हो पाया, वो एक अलग बात होगी। लेकिन ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल होकर क्या हासिल हो जाएगा? क्या उनका वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा? नहीं। क्या वो 2029 का लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद? नहीं।
अभिषेक का तो भविष्य, अभिषेक का भविष्य तो टीएमसी में भी उज्जवल है। और टीएमसी में अभिषेक बनर्जी अनक्राउंड किंग है पार्टी के, और पार्टी ममता ही नहीं बनर्जी बचेगी के तो फिर किस बात का? ममता देखिए अभी भी टीएमसी का बेस वोट आप है, भूलिए मत, बहुत जबरदस्त है। 294 से इतनी बुरी हालत के बाद भी उनको 80 सीट मिली थी। ये मत भूलिए कि उन्होंने 29 सीटें जो है वो लोकसभा चुनाव के अंदर जिताई थी। तो राजनीतिक, मैंने कल भी आपको कहा था कि राजनीति में किसी की ऑबिचुरी नहीं लिखी जानी चाहिए। टीएमसी के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि टीएमसी जो है अपना विलय कांग्रेस के अंदर कर देगी, तो ये बहुत दूर की कौड़ी है। मुझे दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं नजर आती है। मेरे हिसाब से कल ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच, क्योंकि आपको पता है कांग्रेस और टीएमसी के बीच लंबी तनातनी रही। ममता बनर्जी कभी कह देती कि राहुल को क्या आता है, कई बार राहुल के बारे में भी उन्होंने टिप्पणियां की। उन्होंने किया कि राहुल को हटा के मुझे इंडिया गठबंधन का संयोजक बना दीजिए। तो मेरे ख्याल से वो जो कहते हैं ना कि अब ममता को भी लगता है कि अगर उनको पॉलिटिकली सर्वाइव करना है और दिल्ली में बीजेपी की खिलाफत दिखानी है पूरे देश के अंदर, तो इंडिया गठबंधन ही उनका एकमात्र विकल्प है। यहाँ पर वो जोर शोर से इस बात को कह सकती हैं, कर सकती हैं। तो इसीलिए सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मीटिंग हुई थी। और जो बात अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की हुई है, मेरी जानकारी के मुताबिक उस बातचीत के अंदर इस बात पर डिस्कशन हुआ कि आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर किस तरीके से गठबंधन करके समय से पहले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो अब ऐसे में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या लगता है आपको? देखिए, सब तो कमजोर आ गए। नहीं, देखिए इंडिया गठबंधन में आप भूलिए मत कितनी राज्य सरकारों के अंदर इंडिया गठबंधन थी। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के अंदर थे, संयोजक बनना चाहते थे, नहीं बनाया, बाद में बीजेपी के साथ चले गए, तो बिहार की आपकी एक सरकार गिर गई। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी पूरी तरह से आउट हो गई। ठीक है, लेफ्ट में मैंने माना कि आपका और जो सीपीएम है उसका बैर चलता है केरल के अंदर, लेकिन सीपीएम और सीपीआई जो लेफ्ट फ्रंट है उसकी पश्चिम बंगाल के अंदर किसी भी तरह की कोई औकात नहीं बची है। और केरल के अंदर वो सत्ता से बाहर ऑलरेडी हो चुके हैं, और इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। अब इससे आगे आ जाइए, हमने बात की बिहार की, हमने बात की पश्चिम बंगाल की, आप दिल्ली देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल भी पहले 2024 के अंदर तो इंडिया गठबंधन के अंदर थे। उन्होंने पंजाब में अलायंस नहीं किया था, लेकिन बाकी जगह तो उन्होंने सीटें भी मांगी थी और उनको सीटें दी भी गई थी। वो अरविंद केजरीवाल अब सत्ता से बाहर हो चुके हैं। आप याद कीजिए, जब इंडिया गठबंधन बना था और नीतीश कुमार ने इसकी अगुवाई की थी शुरुआत के दिनों में, तो जो उद्धव ठाकरे हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जो सत्ता से बाहर गए। तो इंडिया गठबंधन की वो मजबूती मुझे अभी दिखाई नहीं देती है। क्या इंडिया गठबंधन एक पॉलिटिकल अलायंस के तौर पर सर्वाइव करेगा? मुझे लगता है राहुल गांधी उसके लिए अब एक्स्ट्रा माइल जाएंगे, क्योंकि राहुल के नज़दीकी लोग कहते हैं कि राहुल अब एक के बाद एक बड़े निर्णय लेने लगे हैं। अब देखते हैं राहुल आगे क्या और किस तरीके से निर्णय लेते हैं, किस तरह से इंडिया गठबंधन चलाते हैं। लेकिन अगला चुनाव भी एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कह दूं, वो इंडिया 2024 वाला इंडिया नहीं होगा, क्योंकि कई सारी राज्य सरकारों से आपकी जो सरकार है वो जा चुकी है। जैसे महाराष्ट्र से तो पहले चली गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में आपको अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था, इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था ना। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव के अंदर क्या हुआ? साफ हो गई पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन वहां पर, जो इसको हम महाविकास आघाड़ी कहते हैं। तो कई सारी चीजें हैं, कई सारे फैक्टर्स होंगे, पर इंडिया गठबंधन को बहुत मेहनत करनी होगी, जबरदस्त मेहनत। और इन 29 सांसदों के टूटने, 19 सांसदों के टीएमसी से टूटने के बाद मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, हाउ इज द जोश, तो बीजेपी कहेगी हाई सर। तो आज प्रधानमंत्री जो है वो झालमुड़ी खा रहे हैं और भाषण भी दे रहे हैं लंबा चौड़ा। तो 12 साल एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, और मुझे लगता है इस रिकॉर्ड को जनता के बीच जाकर सेलिब्रेट जरूर करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, और ये कहेगी कि पार्टी और कितनी मजबूत होकर उभरी है। तो एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के पास बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे सभी गठबंधन के नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज को साध के रखा जाए, दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये जो उनका जो विजय रथ चल रहा है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब ऐसे में ममता बनर्जी के लिए चुनौती ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि बंगाल वो हार चुकी हैं और बार बार वो कह रही थी कि बंगाल के बाद वो सीधा दिल्ली पर उनकी नज़र रहेगी और वो नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता से बाहर करने की कोशिश करेंगी और इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाएंगी आने वाले लोकसभा चुनावों में। तो अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी और राहुल गांधी आखिर ये कैसे कर पाते हैं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद राजेश भाई।